सो हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। सिर्फ 2 से 3 चैप्टर बाकी हैं उसके। तो अब से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 11th का होम साइंस का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। क्योंकि होम साइंस का एक्चुअली थोड़ा सा कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं एंड बच्चे सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा कम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी के साथ इसमें बात करूँगी सारे चैप्टर्स के बारे में, यानी कि पूरा हम सिलेबस कवर करेंगे। और तो और जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जो आपके एमसीक्यू हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एक भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी होम साइंस के अंतर्गत। इनफैक्ट आपके अच्छे मार्क्स भी इस बार आने वाले हैं अगर आप लोग मेरे साथ हर एक वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों ने मुझे फिजिकल एजुकेशन में तो बहुत सपोर्ट किया ही है, साथ ही साथ अब आपकी बारी है मुझे होम साइंस में भी सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला सकूं, उसमें अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेकर आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपको चैप्टर इतने अच्छे से समझा सकूं ताकि आप लाइफ टाइम तक उस चैप्टर को कभी ना भूल सकें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नेम आपको पता ही है, संसाधनों का प्रबंधन। ये होम साइंस जो है क्लास 11th की, उसका चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। चैप्टर के नेम से ही आपको ये पता चल चुका है कि चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी होने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग 10 तक पढ़ के ही आ गए हैं और 70-80 चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं। कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो आप शायद उनसे अपरिचित है, लेकिन आज भी हम उन चीज़ों को करेंगे ताकि आप लोग के जो डाउट हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सभी की सभी क्लियर हो जाए। और ये चैप्टर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाली हूँ क्योंकि ये चैप्टर है बहुत ही अच्छा। एंड अगर आप लोग ये वाला चैप्टर एक बार समझ लेते हो तो आपको संसाधन से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी के सभी एक बार में क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले एक बार हम अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा मानव और गैर मानव संसाधन। आप लोग जानते हैं कि जो संसाधन है वो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट में किया गया है। फर्स्ट इज़ मानव एंड सेकंड इज़ गैर मानव संसाधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्राकृतिक और सांप्रदायिक संसाधन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, और जो सांप्रदायिक रूप से यानी कि किसी समुदाय के रूप में हमें जो संसाधन प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग कर पाते हैं, उन्हें हम सांप्रदायिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। किस प्रकार से हम संसाधनों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा व्यक्तिगत और साझे संसाधन। व्यक्तिगत यानी कि किसी एक व्यक्ति के जो संसाधन होते हैं जिनका वो उपयोग करता है। साझे संसाधन वो होते हैं जिनका कोई समुदाय वो नियंत्रित करता है और उन संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा संसाधनों की विशेषता। ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आते हैं। एक्चुअली पूरा का पूरा ये अगर देखा जाए तो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूछ लिया जाता है, तो कभी आपसे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज पूछ लिया जाता है, तो कभी कभार आपसे संसाधनों की विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न जो है वो आ जाता है। तो ये सभी के सभी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप लोग एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो ये टॉपिक और ये चैप्टर आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने फर्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो है संसाधनों की परिभाषा। ठीक है। संसाधनों की परिभाषा जो है, एक बार हम इस संसाधन की परिभाषा समझ लेते हैं। संसाधनों का प्रबंधन है हमारे चैप्टर का नेम। तो ये पूरा जो चैप्टर है आपका वो संसाधन के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है। यानी कि इसका मेन जो पॉइंट है वो है संसाधन। तो संसाधन को एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इसको सामान्य भाषा में कहें तो संसाधन का मतलब होता है, या रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वे सभी वस्तुएं या फिर हमारी कोई शक्ति या उपकरण जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, वे सभी के सभी वस्तुएं, वो उपकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, ठीक है, आप लोग देखते हैं कि पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, पेड़ पौधे, जंगल या फिर पहाड़, या जो भी आप खनिज पदार्थ ज़मीन से निकालते हैं, जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वे सभी के सभी क्या हैं, संसाधन। और संसाधनों का इस्तेमाल करके ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं आज कितने बड़े लेवल पे प्रकृति से हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं।
चाहे वो खनिज हो गए हैं, चाहे वो जल हो गए हैं, या फिर जंगल से जो लकड़ी हमें प्राप्त होती है, या फिर जो हमें मेडिसिन्स वगैरह प्राप्त होती हैं, उसका भी कहीं न कहीं प्रकृति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें। तो वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आपको याद रखना है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है? यानी कि आपकी जो भी आपकी डेली बेसिस जो नीड है, उनको आपको वो पूर्ति करती है, तो वे सभी वस्तुएँ क्या हो गई हैं? संसाधन। और आप लोग याद रखिए, जिसे बनाने के लिए, यानी कि जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, या फिर जो कच्चे पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं, वस्तुएँ प्राप्त हो रही हैं, उनको बनाने के लिए हमारे पास ना प्रौद्योगिकी है। आप लोग जानते हैं कि आज प्रौद्योगिकी इतनी बड़े लेवल पे वो कर ग्रो कर चुकी है कि आज हम कोई भी वस्तु जो है वो ईज़िली बना सकते हैं। तो जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है, और जिसका इस्तेमाल हमारे सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी कि संस्कृति में इन सारी चीज़ों का जो है वो वर्णन मिलता है, इनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और याद रखिए, कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहलाती है जब वो मानवीय सेवा करती है। यानी कि आप किसी भी वस्तु को संसाधन नहीं कह सकते हैं। संसाधन का मतलब मैंने आपको बताया कि वे सभी वस्तुएँ, वे सभी उपकरण, वे सभी व्यक्तिगत शक्तियाँ या रुचियाँ जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, फिर चाहे वो शक्ति हो गई है या फिर रुचि हो गई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आपकी शक्ति शक्ति जो है, अगर आप पूरी किसी काम को करने में अगर आप पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगाते हैं, पूरी शक्ति लगाते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति है वो कर पाएगी। इसी प्रकार से रुचि, आप लोग जानते हैं कि कई बार हमारी जो इंटरेस्ट होता है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इंटरेस्ट भी, आपकी जो व्यक्तिगत शक्तियाँ हैं, वे सभी की सभी संसाधन के अंतर्गत आएँगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है, वो ये कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे संसाधनों के बारे में, थोड़ा-सा आपके लिए कुछ टॉपिक्स नए होंगे इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है इस चैप्टर को, कि हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो उत्तम गृह व्यवस्था है, यानी कि उत्तम गृह व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारा जो जीवन स्तर है, जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? वो उत्तम हो, और हम अपने पारिवारिक जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कर सकें, तथा जीवन स्तर के जो प्राप्त करने के जो संसाधन हैं, उनकी आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है? तो आप लोग जानते हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया। एक है मानव संसाधन, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित किए गए संसाधन हैं, उन्हें हम मानव संसाधन कहते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद दूसरे जो आपका संसाधन है वो है गैर मानव संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको मानव ने निर्मित नहीं किया है, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं, ठीक है? जिनको किसी समुदाय द्वारा निर्मित किया गया है। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गैर मानव संसाधन। तो आपको दो याद रखने क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये दो टाइप है संसाधनों के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो मानव संसाधन है। मानव संसाधन, आप लोग जानते हैं कि मानव संसाधन यानी कि मानव द्वारा जो निर्मित किए गए हैं, ठीक है? यानी कि आप लोग जानते हैं कि आप जो आपके अंदर संसाधन है, आप लोग जानते हैं कि आपके अंदर ज्ञान है, ऊर्जा है, समय है, दक्षताएं हैं, आपकी अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, ये सभी के सभी आपके संसाधन हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी का आप ज्ञान का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आवश्यकता मतलब आप ज्ञान की प्राप्ति करके, आप लोग पता है कि आप एक अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आप जब किसी अच्छी पोस्ट पे काम करने लग जाएंगे तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। आपकी जो गृह व्यवस्था है वो उत्तम गृह व्यवस्था बन पाएगी। इसी के साथ ही ऊर्जा, आप लोग जानते हैं आप जितनी ज़्यादा ऊर्जा अपने अच्छे कामों में लगाएंगे, ठीक है, उतने ही आपकी जो लाइफस्टाइल है, उतने ही आपका जो गृह व्यवस्था है वो उत्तम होती जाएगी। समय, आप जितने ज़्यादा अपने समय की बचत करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दक्षताएं और क्षमताएं, आप सभी जानते हैं कि स्किल्स एंड एबिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि परिवार के सदस्यों के विशेषज्ञ और कार्य जो है वो निपुण होने पर ही पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति और भी सहज हो जाती है। यानी कि अगर आपके जो परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, अगर वो विषय विशेषज्ञ होंगे, यानी कि किसी विषय में वो बहुत ही ज़्यादा उनको ज्ञान होगा, या फिर वो किसी कार्य में अत्यधिक निपुण होंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी जो पारिवारिक जो लक्ष्य हैं वो और आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के साथ परिवार के जितने अधिक सदस्य विभिन्न कार्यों में निपुण होंगे, यानी कि परिवार के जितने अधिक सदस्य अलग अलग कार्यों को करेंगे, उन कार्यों में निपुण होंगे,
परिवार को उतने ही अधिक संसाधन जो है वो उपलब्ध होंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि एक फैमिली में जितने मेंबर अधिक ज़्यादा काम करेंगे, मान लीजिए 8 मेंबर हैं, 8 में से कोई 5 जो मेंबर है वो काम में लगे हुए हैं, उस कार्य में वो निपुण हैं, तो इससे क्या होगा, परिवार की जो आय है वो भी बढ़ेगी और परिवार को उतनी ही अधिक संपत्ति जो है, उतनी ही अधिक संसाधन जो है वो भी उपलब्ध होंगे। ठीक है? उसके बाद अभिरुचि और अभिवृत्ति यानी कि इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है और जो हमारा एटीट्यूड है वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परिवार के सदस्यों की जो विभिन्न अभिरुचियाँ हैं, वो परिवार के संसाधन हैं। ठीक है? अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको कुकिंग करनी है, आपका इंटरेस्ट है आपको केक मेकिंग अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है कि आपको इंजीनियर बनना है, तो ये सभी की सभी आपकी रुचियाँ जो हैं वो आपके संसाधन हैं परिवार के। यानी कि इन रुचियों से ही आप अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आप एक अपनी बेकरी खोल के अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करेंगे, आप एक इंजीनियर बन के अपने परिवार की आवश्यकता पूरी करेंगे। तो जो हमारी अभिरुचियाँ होती हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होते हैं, वो हमारे परिवार के संसाधन के रूप में होते हैं। क्योंकि प्रायः थकने वाले जो काम होते हैं या जो कार्य होते हैं, उनको व्यक्ति की रुचियाँ ही रोचक बनाती हैं। ठीक है? जैसे कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं किसी काम को करते-करते, बट फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उस काम में, हम बहुत मज़े से उस काम को कर रहे हैं, हमें करते समय उस काम को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको इनकम अच्छी मिलेगी। ठीक है? दूसरी बात, आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा तो आप अपने परिवार की जो आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति कर पाएँगे। ठीक है? तो यानी कि अभिरुचियाँ जो हैं वो भी एक संसाधन ही है। उसके बाद आता है आपका अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मीन्स एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है, सबसे पहले तो समझिए, अभिवृत्तियाँ या फिर जिसे हम दृष्टिकोण बोलते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सकारात्मक दृष्टिकोण, सेकंड इज़ नकारात्मक। ठीक है? यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। और यदि परिवार का दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक होगा, आशावादी होगा, तो वह परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। यानी कि आपका जो परिवार है, वो जितना ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा, उतने ही ज़्यादा आपको परिवार के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में सहायता होगी। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे आपको पता ही है कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी बिज़नेस को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो सक्सेस हमें एक या कुछ ही समय में नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। ठीक है? तो अगर आप लोगों का जो वेट है, यानी कि अगर आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो एकदम सकारात्मक है, तो आप अपने लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वो आसानी से कर सकेंगे। किसी के तहत अगर हम देखें कि अगर हम विषम परिस्थितियों से जूझने में परिवार जो होते हैं, उनके सदस्यों के लिए भी सहायक हो। यानी कि जब कोई बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, उस समय आपका परिवार अगर परिस्थितियों से बहुत मुश्किल से निकल रहा है, तो अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, आशावादी होगा, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँगे। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको एक पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है? और इसी के साथ अगर इसी की हम विपरीत बात करें, तो अगर आपका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक होगा, तो इससे ना आपके परिवार को ही हानि पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग हर चीज़ में नेगेटिव सोचेंगे, आप निराशावादी बने रहेंगे, तो आपके लक्ष्य प्राप्ति में ये एक बाधा बन जाएगा। आपने देखा ना कई बार कि आपकी पूरी तैयारी होती है, आपने कुछ काम स्टार्ट किया, बट कुछ लोग ना आपको बहुत नेगेटिव फ़ील करवाएँगे। क्योंकि उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, वो कहीं न कहीं आपके काम में ना एक बाधा क्रिएट कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक देखा जाए तो हमारे काम को नीचे लो हो जाता है पूरा का पूरा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ज्ञान, ऊर्जा, समय, दक्षताएँ और क्षमताएँ, अभिरुचि, अभिवृत्तियाँ, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके संसाधन हैं, जो आपके अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप लोग इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अगर आप इन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करते हैं, तो आप जीवन में एक अत्यंत ऊँचाई को प्राप्त कर पाएँगे। आप अपने जो ग्रह व्यवस्था है, उसको उत्तम ग्रह व्यवस्था में बदल पाएँगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आप लोग जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाएँगे। आपकी जो एनर्जी है, वो आपको एक अच्छे काम की ओर लेके जाएगी। अगर आपकी एनर्जी सही होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपके पास एनर्जी होगी, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा काम को करने में सहायक हो पाएँगे। आपको अपने टाइम का ध्यान रखना है, सदुपयोग करना है हमेशा अपने समय का। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसी के साथ आपके जो आपका इंटरेस्ट है और जो एटीट्यूड है, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि आपके परिवार की आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकें और अधिक से अधिक संसाधनों को आप अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति में लगा सकें।
तो ये हमारे क्या हो गए हैं, मानव संसाधन, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गैर मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन आप लोग समझ चुके हैं, अब बारी है गैर मानव संसाधन की। ठीक है, गैर मानव संसाधन मतलब आपको पता ही है कि ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा नहीं निर्मित किए गए हैं, जो प्रकृति के द्वारा, जो समुदाय के द्वारा निर्मित किए गए जो संसाधन होते हैं, उन्हें हम गैर मानव संसाधन कहते हैं। अब इसमें भी ना दो प्रकार के संसाधन हैं, यानी कि नॉन ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उसमें भी दो टाइप हैं इसके। फर्स्ट इज भौतिक, भौतिक मीन्स मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, और सेकंड है प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। तो भौतिक जो संसाधन है, अब इसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक संसाधन की। ठीक है, तो भौतिक जो संसाधन है उसके अंतर्गत क्या है कि ये वो संसाधन होते हैं जिसमें हमारे जो चीज़ें हो गई हैं, जैसे भौतिक का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, मटीरियल, मटीरियल। तो यह संसाधन जो है वो मानव की तरह ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि ये संसाधन भी मनुष्य संसाधन की तरह या मानव संसाधन की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में धन नहीं होगा, भौतिक वस्तुएं नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, तब तक आप लोग अपना जीवन कैसे चला पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हमें, आपके अंदर गुण तो होने चाहिए। ठीक है, आप अपने समय का सही उपयोग कर पा रहे हैं, उन सही उपयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति से आप भौतिक वस्तुओं को खरीद पाएंगे, आप संपत्ति को खरीद पाएंगे। तो इससे आपका जीवन जो क्या होगा, बेस्ट होगा, यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो एक उत्तम लाइफ स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब भी उत्तम लाइफस्टाइल यानी कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इनफैक्ट आपको संपत्ति वगैरह की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनका प्रयोग अन्य संसाधनों के किराए के लिए किया जाता है जिनके द्वारा मानवीय संसाधनों को पाना कठिन होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग देखते ही हैं कि अगर आपके पास धन, भौतिक संपत्ति होगी तब भी आप अन्य संसाधनों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तभी तो आप अन्य संसाधनों को प्राप्त कर पाएंगे। इनफैक्ट आपके पास अगर कुछ है ही नहीं तो आप लोग धीरे धीरे करके अगर उस चीज़ को आप अर्जित करेंगे तब जाके आपको संसाधनों की प्राप्ति होगी। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आपका सबसे पहले आता है धन, भौतिक वस्तुएं और संपत्ति, यानी कि आपको याद रखना है मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद है आपका प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। अब प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन भी आप समझ लीजिए एक बार। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका मतलब जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे आप देखते हैं जल हो गया है, ठीक है, और खनिज हमें नीचे से प्राप्त, मतलब ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है, यानी कि पेट्रोलियम वगैरह, हीरे, ये जो भी चीज़ें हैं, और बिजली, ईंधन, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं। तो इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं। प्राकृतिक हो गया। अब हम बात करते हैं एक बार ये जो सामुदायिक संसाधन है। तो सामुदायिक नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सामुदाय यानी कि ऐसे संसाधन जिनका निर्माण किसी समुदाय ने करवाया है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिनका निर्माण किसने कराया, किसी समुदाय ने, या जो किसी समुदाय द्वारा निर्मित संसाधन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल का निर्माण भी किसी एक व्यक्ति ने तो नहीं कराया होता, उसका निर्माण भी तो समुदाय ने कराया होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ही सही, लेकिन गवर्नमेंट भी तो किसी लोगों का समूह है ना। ठीक है, आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल भी आप देखते हैं वो भी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। विद्यालय है, पुस्तकालय है, चाहे वो उद्योग हो गए हैं, सड़कें हो गई हैं, या फिर जो सार्वजनिक यातायात है यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वे सभी के सभी जो हैं वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सामुदायिक संसाधनों की, तो इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो सरकार द्वारा सभी के लिए एक रूप से उपलब्ध होते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो सरकार इनको लोगों को उपलब्ध कराती है, और सभी के लिए क्या होते हैं, ये उपलब्ध होते हैं। किसी का ऐसा नहीं होता किसी का कम अधिकार है, किसी का ज़्यादा, सभी को इक्वली इनमें अधिकार मिलेगा, और ये सरकार द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। सड़क, स्कूल, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, ये सभी गवर्नमेंट ही तो, आपने देखा है ना, आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जो सड़कें हैं उनका निर्माण गवर्नमेंट कराती है। तो ये सभी के सभी जो संसाधन हैं वो सामुदायिक
संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जिनके लिए परिवार को किसी प्रकार का कोई धन नहीं देना पड़ता है। ठीक है, आपको पता ही है कि जब भी कोई हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह आप लोग जाते हैं, इनके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य को कुछ पे नहीं करना पड़ता। इसका सभी पूरा का पूरा जो पे होता है वो कौन उठाता है? गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट अपने बजट से जो स्कूल हैं, जो लाइब्रेरी हैं, उनका निर्माण करवाती है। इसीलिए इसमें परिवार को किसी प्रकार के कोई धन देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ शैक्षिक संस्थाएं जो हैं, बाजार, सड़कें, यातायात सुविधाएं और तो और जो अस्पताल हैं, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्रकृति में उपलब्ध समस्त संसाधन जिनसे मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप लोग देखते हैं कि प्रकृति में कितने सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। आज हमारे घर में जितनी भी लकड़ी की चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, आज अगर हम कुछ भी प्राप्त कर पा रहे हैं, वो सभी के सभी प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। और प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो कहलाते हैं, इसके अंतर्गत ही अगर हम बात करें तो जल, ईंधन, चारा जो इत्यादि आते हैं। जल की अगर हम बात करें, आप लोग जानते हैं कि जल एक बहुत मेन रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, जल एक सीमित अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि जो जल है वो सीमित है, ठीक है, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन कहलाता है। जल सीमित होने का कारण ये है कि आप लोग जानते हैं कि समुद्र आदि में जो जल आपको प्राप्त होता है वो खारा होता है, और जो ग्लेशियरों से यानी कि जो पर्वतों, पहाड़ों से जो जल निकल के आता है वो पीने योग्य होता है। तो अगर हम बात करें, आप लोग जानते हैं कि जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा बहुत कम है धरती पे, और जो खारा जल है यानी कि जो समुद्री जल है वो उसकी मात्रा काफ़ी अधिक है। लेकिन हमें अपने यूज़ के लिए, हमें पीने के लिए जो पर्वतीय जल होता है या जो पहाड़ों पे उपस्थित है, जो ग्लेशियर पिघलती है, उनसे जो जल होता है वो ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो जल है यानी कि जो स्वच्छ जल, पेय योग्य जो जल है वो सीमित है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना तभी हो सकती है जब उस पर जल होता है। आप लोग जानते हैं कि आज भी बहुत सारे प्लैनेट जो हैं उन पे खोज की जा रही है, लेकिन मेन रिसोर्स वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे जल मौजूद है या नहीं। क्यों? क्योंकि जल जो होता है वो एक किसी भी स्थान पे या हम कहीं भी, आप लोगों ने देखा होगा, रहने जाते हैं तो वहाँ पे जल की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होती है। तो इसीलिए किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना तभी हो सकती है जब उस ग्रह पे जल उपस्थित हो। उसके बाद हमारा अगला है ईंधन। ईंधन भी आप लोग देखते हैं कि जिन वस्तु में ऊर्जा अधिक, मतलब जिन वस्तुओं में या जो ऊर्जा है वो ऊर्जा या फिर गर्मी उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है, उन्हें हम ईंधन कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है या फिर गर्मी उत्पन्न करने का जो वो होता है। ईंधन के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि गोबर के उपले, कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, बायोगैस, एलपीजी और बिजली, ये सभी के सभी जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चारा। अगर हम बात करें चारे की यानी कि फूडर की, तो गांव में क्या होता है, गांव में आमतौर पर ना चारा जानवरों के खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं चारे का मतलब ही यही होता है कि जो जानवर यानी कि जो उनके पालतू जानवर है, भैंस वगैरह या गायें जो खाती हैं, और जो चारा बचता है उसे गोबर के साथ उपले बनाने में प्रयोग किया जाता है। यदि ये फालतू चारा अगर हम फेंक दें तो इससे गंदगी फैलती है और ये कई तरह की बीमारियां भी फैलाता है। तो यानी कि जो चारा होता है उससे भी क्या करते हैं, हम उपले बनाते हैं, और उपले भी आपको पता है कि वो भी कहीं ना कहीं ईंधन का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो प्राकृतिक संसाधन है उसके अंतर्गत जल, ईंधन, चारा जो है वो शामिल है। फिर है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी गवर्नमेंट द्वारा या किसी समुदाय द्वारा निर्मित किए जाते हैं या बनवाए जाते हैं, और जिसमें किसी भी परिवार को कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि हर एक देश की जो गवर्नमेंट होती है वो भी एक ना एक संस्था होती है। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो गई हो या किसी भी समुदाय के द्वारा निर्मित किए गए संसाधन हो गए हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। क्योंकि उनका उनका जो निर्माण है वो समुदाय द्वारा किया गया है। तो इसके अंतर्गत आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पे कुआं ले सकते हैं।
कुएँ को खुदवाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसके लिए कम से कम जो कुछ समूह के लोग हैं उनको होना पड़ेगा। तो जो कुआँ खुदेगा वो आपका सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। इसी के तहत बिजली, सड़कें, तो ये क्या है, सड़कें जो हो गई हैं, सड़कें या फिर रेल की पटरियाँ किसी भी देश की जीवन रेखाएँ होती हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ और अन्य जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, वो इन्हीं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है। तो यानी कि सड़कें जो हैं वो क्या है, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। और आप लोग देखते हैं कि सड़कों और रेल पटरियों की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि सड़कों और रेल पटरियों के माध्यम सड़कों और ट्रेन के माध्यम से ही बड़े लेवल पे जो खाद्य पदार्थ है और अन्य आवश्यकताएँ जो वस्तुएँ हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती हैं। तो ये भी हमारे जीवन स्तर को एक अच्छा वो करता है। सार्वजनिक जो यातायात है, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप लोग देखते हैं आज यातायात के कई सार्वजनिक जो संसाधन हैं, जैसे कि बस, ट्रेन और मेट्रो, ये सभी के सभी क्या हैं, सेवाएं हैं, जिनमें प्रतिदिन लाखों लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। इनके अभाव में लोगों जो सामान्य लोग हैं उनकी दिनचर्या सुचारू रूप से नहीं चल पाती। अब आपको पता है जब आपकी दिनचर्या सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपकी डेली लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका डेली लाइफ का जो शेड्यूल है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। इसीलिए पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी हमें बहुत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उसके बाद है आपका चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल। तो जो सरकार द्वारा प्रयुक्त कराई जाने वाली सामुदायिक सुविधाओं में सरकारी चिकित्सालय और एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा जो आपको प्रयुक्त की कराई जाने वाली अगर हम सामुदायिक सुविधाओं की बात करें तो सरकारी चिकित्सालय जो हैं वो उसमें एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उसकी उचित देख रेख और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। आजकल आप लोग देखते हैं ना हॉस्पिटल्स वगैरह जितने भी हैं वो सभी के सभी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि समय पे आप लोग देखते हैं कि कभी ना कभी किसी भी हम रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उसके लिए हमें हॉस्पिटल में जाके इलाज की आवश्यकता होती है। तो वो भी एक रिसोर्सेज है जो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद लाइब्रेरी, आप लोग जानते हैं लाइब्रेरी जिस प्रकार शिक्षा के विस्तार के लिए विद्यालयों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के विस्तार के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए पुस्तकालय जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लास्ट, उद्यान। उद्यान का मतलब होता है पार्क। ठीक है, तो किसी भी कॉलोनी, विद्यालय या चिकित्सालय या कार्यालय में उद्यान जो होते हैं वो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होते हैं। यानी कि आप लोगों को पता है ना, आजकल हम बात करें तो आजकल कुछ ऐसा तो रहा नहीं है जंगल वगैरह जहाँ पे हम जाके वॉक कर सकें, तो पार्क ही ऐसे स्थान बन गए हैं जहाँ पे हम जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना जो फिजिकल और जो मेंटली जो हेल्थ है उसको बनाए रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सही प्रकार से काम कर पाएंगे, आप किसी कार्य में निपुण हो पाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। धन की प्राप्ति कर पाएँगे और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होंगे। अब हमारा अगला जो विषय है, आप लोग ये जो एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ ये सभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कौन से सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएँगे, कौन से प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएँगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सामुदायिक संसाधनों को संरक्षित करने के उपाय। यानी कि जो सामुदायिक संसाधन हैं जैसे कि विश्वविद्यालय, जो विद्यालय या फिर हॉस्पिटल, पार्क, इनको कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पार्क आजकल हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य को हम बढ़ाते हैं। बट फिर क्या होता है, हम जाते हैं वहाँ पे, अब हमने आजकल उसको एक्चुअली अपना टूरिस्ट प्लेस बना चुका है। तो वहाँ जाने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको वहीं छोड़ के आ जाते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो पार्क वगैरह है, उनकी सुंदरता जो है वो नष्ट होती जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा काम करना चाहिए। तो पहला अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय समुदाय अथवा समाज की संपत्ति की निजी संपत्ति की तरह सुरक्षा करनी चाहिए। यानी कि राष्ट्र की जो भी संपत्ति है, समुदाय की जो भी संपत्ति है और समाज के द्वारा जो भी संपत्ति आपको दी जाती है, आपको उस संपत्ति की सुरक्षा जो है वो निजी संपत्ति की तरह करनी है कि ये मेरी संपत्ति है। आजकल हम लोग किसी भी ऐसे स्थान पे जाते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित होता है, आप लोग देखते हैं कि हम उसको उस तरीके से नहीं देखते। अगर हम पार्क में भी जा रहे हैं तो भी हम वहाँ कचरा करके आते हैं। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो हम लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं,
ठीक है? कहीं भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए हमें एक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा कि हम ये सभी संपत्ति जो है वो निजी संपत्ति हैं, तभी इन संपत्तियों की रक्षा हो पाएगी। उसके बाद दूसरा जो उपाय है वो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं, वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट उन्हीं के कारण ही आजकल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं और जितनी भी मनुष्य गतिविधियाँ करता है, वो सभी की सभी प्रकृति के अंतर्गत ही करता है। तो हमें प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे कि जल हो गया है, उसकी रक्षा उसके संरक्षण के उपाय ढूँढने चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए। अगर कहीं हम आप लोग देखते हैं ना, हम डेली लाइफ़ में बहुत सारे जल का मिसयूज़ करते हैं। अगर आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जहाँ पे कम से कम जल की आवश्यकता है, तो आपको आपको उस स्थान पे कम से कम जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जल आप लोग जानते हैं कि जो वेस्ट किया हुआ जल होता है वो नालियों के माध्यम से बेकार हो जाता है, तो वो किसी भी यूज़ में नहीं रहता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सब्जियों को धोने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को जल की अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी संरक्षण करना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों के आपको पता है प्रचार के माध्यमों द्वारा जन सामान्य को शिक्षित करना चाहिए। यानी कि स्कूल और कॉलेज के प्रचारों के माध्यम से जो जन सामान्य है, कई बार होता है ना कि जन सामान्य के लोगों को नहीं पता होता कि हमें अपने संसाधनों का कैसे संरक्षण करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको स्कूलों, कॉलेजों और प्रचार के माध्यम से आप उनको भी बता सकते हैं कि आपको इस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण करना है। अगर आप किसी स्थान पे जा रहे हैं, आप पार्क में जा रहे हैं, आप कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ किसी भी कोई भी चीज़ आप वो कर रहे हैं तो वो वहाँ ना गंदगी फैलाएँ, ना उन चीज़ों का आप गलत प्रकार से उपयोग करें, ठीक है? इसके अलावा अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। आप जानते हैं हमारा पर्यावरण जो है आजकल इतनी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं कि उससे हमारा पर्यावरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा अ, उसको हानि पहुँच रही है। तो आपको ऐसी गतिविधियाँ नहीं करनी है जिससे आपको पर्यावरण जो है, आपका जो पर्यावरण है वो उसको हानि पहुँचे। तो अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है आपको। तो आपको याद रखना है कि इन सभी उपायों के माध्यम से आप अपने सामुदायिक जो संसाधन हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उनको आप संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है? आपको अपने मन में निजी अपने जो सामुदायिक संसाधन हैं, उनके लिए निजी आपको संपत्ति की भावना लानी है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है और इन सभी उपायों को करके आप अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारा अगला जो टॉपिक है, वो है व्यक्तिगत और साझी संसाधन, ठीक है? व्यक्तिगत संसाधन, सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधनों को बात करते हैं एक बार। व्यक्तिगत संसाधन, जो व्यक्ति के पास केवल निजी उपयोग के लिए होते हैं, ठीक है? यानी कि व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए होते हैं, यानी कि सिर्फ़ उसी के उपयोग के लिए होते हैं। जैसे आपके पास एक कार है, ठीक है? आपके पास एक कार है, उस कार का उपयोग आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने निजी उपयोग के लिए करेंगे, आप अपने परिवार के लिए करेंगे, आप अपने परिवार के बाहर किसी और को नहीं देंगे वो कार, उसके उपयोग के लिए नहीं देंगे आप। तो एक जो आपकी कार होगी या फिर जो आपकी कोई भी एक वस्तु होगी, वो आपके निजी उपयोग के लिए होगी, ठीक है? और जिससे कि व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो व्यक्ति के पास केवल उसके उपयोग के लिए होते हैं। उन संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका अपना कौशल, आप जानते हैं कि आपका अपना जो कौशल है, वो आपकी निजी संपत्ति है, ठीक है? तो निजी संपत्ति है, आप उसका उपयोग करके आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भले ही कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का नहीं कर पाएँगे आप। इसी प्रकार से ज्ञान हो गया है, समय हो गया है, स्कूल बैग हो गए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? उसके बाद है आपका साझी समूह संसाधन। साझी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सोसाइटी या समुदायों के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है? यानी कि साझी संसाधन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन से आपको समझ में आ गया कि जो निजी उपयोग के लिए होते हैं, जो एक व्यक्ति के उसके उपयोग के लिए होते हैं। साझे संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी सोसाइटी, समुदाय के अनेक जो सदस्य हैं उनके लिए भी उपलब्ध हों, ठीक है? यानी कि किसी एक व्यक्ति को उपलब्ध ना होके और जो अन्य व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, उनके लिए भी उपलब्ध हों, ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं? साझी संसाधन, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों की विशेषता। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है संसाधनों की उपयोगिता।
ठीक है, यानी कि यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधनों की सबसे अनिवार्य विशेषता जो है वो उनकी क्या है, उपयोगिता है। उपयोगिता से अभिप्राय है कि किसी संसाधन जो संसाधन होते हैं वो व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। आप लोग जानते हैं कि आज हम कुछ भी किसी भी संसाधन या किसी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति करें, उन सभी की प्राप्ति में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है संसाधन। आपके पास, वो कहते हैं ना, आपके पास जितने अधिक संसाधन होंगे आप उतने अधिक अच्छे लेवल पे आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएँगे, अपने जीवन यापन आप कर पाएँगे। तो इसीलिए कहते हैं कि संसाधनों की सबसे अनिवार्य जो विशेषता है वो क्या है, उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब ही यही है कि संसाधन व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है? अगर आप लोग देखते ही हैं कि कुछ संसाधन जो होते हैं वो अधिक उपयोगी तो होते हैं, तो कुछ संसाधन बहुत कम उपयोगी होते हैं, परंतु सभी जो साधन हैं, जो संसाधन हैं, वो किसी न किसी विशेष परिस्थितियों में उपयोगी होते ही हैं। तो इसीलिए संसाधनों की पहली विशेषता है कि संसाधन जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं, यानी कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस है उनकी यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड जो पॉइंट है वो है संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है, यानी कि एसेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो सभी जो संसाधन हैं वो क्या है, सीमित हैं। आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। सीमित मतलब एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें ऐसे संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो सीमित होते हैं और यही कारण है कि उनकी सीमितता का, ठीक है, यही कारण होता है कि उनकी सीमितता के आधार पर ही उनकी उपलब्धता होती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा है, ये सारे के सारे जो हैं वो सीमित नहीं है, ठीक है। बट पेट्रोलियम, खनिज, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ये सीमित हैं। तो इनकी सीमितता के आधार पर ही हम इनकी उपलब्धता होती है। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि इनकी सीमितता जो है उसके आधार पर ही हमें इनकी उपलब्धता होती है। जैसे कुछ संसाधन जो होते हैं वो अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं और कुछ संसाधन जो होते हैं वो लोगों को, ठीक है, लोगों की तुलना में ये संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। तो संसाधनों की उपलब्धता समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है संसाधनों की विनियमितता। तो संसाधनों की विनियमितता का मतलब होता है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि प्रायः सभी संसाधन का विकल्प होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी संसाधन हैं वो उनका विकल्प होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग एक चीज़ देखिए कि अगर हम आपको प्रोटीन की प्राप्ति करनी है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप बादाम नहीं खा सकते हैं, तो बादाम को के जगह आप लोग मूँगफली भी खाएँगे तो भी वो एक बेस्ट वो होता है, प्रोटीन का सोर्स है वो, ठीक है? तो यानी कि आप बादाम ना खा के आप मूँगफली खा लीजिए, वही प्रोटीन जो है वो आपको मूँगफली से भी प्राप्त होगा, नट्स से भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सभी जो संसाधन हैं उनका कोई ना कोई विकल्प होता है, ठीक है? किसी भी विशेष संसाधन के कम या ना होने पर उसके विकल्प में दूसरा जो संसाधन होता है उसका प्रयोग करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यानी कि किसी भी विशेष संसाधन के कम या फिर ना होने पर हम उसके विकल्प में दूसरे संसाधन का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, अगर आप बादाम नहीं खा सकते हैं तो उसकी जगह आप मूँगफली ले लीजिए। मूँगफली से भी आपको उसी प्रोटीन की प्राप्ति होगी जो आपको बादाम से हो रही थी, ठीक है? तो यानी कि अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है तो आप लोग वैकल्पिक रिसोर्सेज का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक वो है संसाधनों का प्रबंधन। तो सभी संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनका प्रबंधन उचित प्रकार से और प्रभावी ढंग से करना चाहिए जिससे उनका उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि जो संसाधन है वो सीमित है और इसीलिए उनका जो प्रबंधन है वो उचित प्रकार से करना चाहिए और प्रभावी ढंग से करना चाहिए जिससे उनका उपयोग जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जा सके। यानी कि अगर आप संसाधनों का सही प्रकार से प्रबंधन करेंगे, उनका प्रभावी ढंग से आप उनको उनका वो यूज़ करेंगे, तो आप क्या कर पाएँगे, आप संसाधनों का उचित उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँगे। अगर आप बिना देखे ऐसे अपने संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं कोई बिना सेंस के, तो एक टाइम आएगा कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होगी और आपके पास सभी के सभी संसाधन भी समाप्त हो जाएँगे।
ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का प्रबंधन यानी कि मैनेजिंग रिसोर्सेज। ठीक है। तो जो संसाधनों का प्रबंधन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, क्योंकि जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति और जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ा उठाने के लिए हमें अपने संसाधनों का उचित उपयोग करना होगा। ठीक है, तभी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, तभी हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे, क्योंकि जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है। ठीक है, तो संसाधन जो है वो सीमित है, इसीलिए इन संसाधनों की व्यवस्था करना भी बहुत ही ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जो संसाधन है वो उपलब्ध होने पर भी परिवार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि संसाधनों की उचित व्यवस्था ना होने के कारण ही इनका अपव्यय हो जाता है। ठीक है, इसके विपरीत कई परिवारों में संसाधन सीमित होते हुए भी वे अपने लक्ष्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि संसाधनों की उचित व्यवस्था से उनका अधिक से अधिक लाभ होता है। इसीलिए संसाधनों का ना उचित प्रकार से प्रयोग करना, विवेकतापूर्ण से उपयोग करना ही ज़रूरी होता है। तो एक बार प्रबंधन का अर्थ जान लीजिए आप सभी। संसाधन प्रबंधन का अर्थ होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, यानी कि विवेकपूर्ण उपयोग, ताकि उनकी गुणवत्ता और विवेकता या फिर उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो उपलब्धता है वो बनी रहे, और विकास कार्य भी ना रुके, तथा पर्यावरण भी संतुलन बना रहे। यानी कि आपको अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। ठीक है, और इससे क्या, उनकी जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहे, उनकी जो उपलब्धता है वो भी बनी रहे, यानी कि वो ख़त्म भी ना हो, वो उपलब्ध रहें, और विकास के कार्य भी जो है वो ना रुक पाएँ। कई बार होता है ना ऐसे कि कई संसाधन जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो संसाधन तो ख़त्म हो रहे हैं, तो उन संसाधनों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी किसी ना किसी चीज़ में, तो वो क्या होगा, वो चीज़ भी रुकना या बंद हो जाएगी। तो आपको अपने संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के प्रयोग करना है, उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उनका उपयोग करना है, और तो और ऐसे करना है कि वो विकास के कार्य भी जो हैं वो ना रुक पाएँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रकृति का संतुलन भी जो है वो बना रहे। पर्यावरण, आप लोग जानते हैं, पर्यावरण या प्रकृति का जो संतुलन है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखना होता है। तो जैसे ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा जो है वो आती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखते हुए अपने संसाधनों का उपयोग करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे पर्यावरण को, विकास के कार्य ना रुक पाए, और उनकी उपलब्धता भी जो है वो बनी रहे। संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट स्टेप है इसमें आयोजन, यानी कि प्लानिंग। ठीक है, तो संसाधन, आप लोग जानते हैं कि संसाधन का उपयोग करने से पहले ना आपको उसके क्रियाओं, आवश्यकताओं और लक्ष्य के आधार पर योजना बना लेनी चाहिए, यानी कि आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आपको कैसे अपने संसाधनों का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, 100 रुपये हैं, आपको लेनी है, आपको उसमें कुछ ना कुछ काम है। मान लीजिए आपको किसी के लिए कोई गिफ्ट लेना है, या फिर आपको 5 कॉपियाँ लेनी है जो 30-30 की हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लानिंग कर लेनी है कि मुझे क्या क्या चीज़ लेनी है, कौन कौन सी चीज़ कितने कितने की आने वाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, व्यवस्था करनी है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। तो व्यवस्थापन के अंतर्गत विभिन्न जो क्रियाएं हैं, ठीक है, यानी कि कोई प्लान किया किसी काम का, उसकी जो अलग अलग क्रियाएं हैं, उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाना। ठीक है, कौन कौन से अच्छे संसाधन लगेंगे। मान लीजिए आपको और जो एक गेम है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई स्पोर्ट इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने प्लानिंग बना ली कि ऐसे ऐसे होगा, इतने गेस्ट आएंगे, इतने चीज़ों की आवश्यकता होगी, इतने लोग आएंगे, और तो और उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। आपने प्लान बना लिया। अब आप क्या करेंगे, आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अलग अलग संसाधनों को जुटाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपने संसाधनों को जुटाना शुरू कर दिया। अब क्या करेंगे, आप उन्हें विभिन्न सदस्यों में बांटेंगे आप, और संसाधनों का समुचित उपयोग जो है वो करवाएंगे। आप बोलेंगे कि अच्छा आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। आप किसी को खाने का संभालने के लिए देंगे, किसी को आप टूर्नामेंट से संबंधित, किसी को आप इक्विपमेंट से संबंधित काम देंगे, किसी को आप मेडिकल से संबंधित काम देंगे। ठीक है, तो आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब आपका जो तीसरा स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन या फिर कार्यान्वयन। अब कार्यान्वयन का मतलब होता है जो आपने प्लानिंग सोची है, आपने प्लानिंग कर ली, आपने लोगों को नियुक्त कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने एक स्टेडियम बुक कर लिया,
आप क्या करेंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब जो आपने योजना सोची है उसके अनुसार आप चीज़ों को लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपने सोचा था कि इतने मेहमान आएंगे, वहाँ की सिटी जो भी जो लोग बैठेंगे वो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो इस प्रकार से होगी, इतनी कुर्सियाँ अरेंजमेंट करानी है, इतनी रिफ्रेशमेंट होगा। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आप किसी भी काम को करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो उसमें या तो अपने आप को आप पे कंट्रोल रखना पड़ता है, या फिर आप जिसको काम करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं उन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मूल्यांकन, सब कुछ हो गया। तो मूल्यांकन जो है वो योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही किया जाता है। यानी कि आपकी सारी योजना हो गई, सब कुछ हो गया, तो लास्ट स्टेप क्या है, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में क्या करना होता है कि मूल्यांकन करना भी ज़रूरी होता है कि इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि योजना सफल हुई भी है या नहीं है। आप लोग 1 साल से किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, सब कुछ हो गया। अब लास्ट में आप इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या वो सच में अच्छा हुआ, क्या सारी चीज़ें ठीक थी, क्या गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्या गेस्ट को सभी प्रकार से जो भी रिफ्रेशमेंट है वो मिली, किसी प्रकार को कोई मेडिकल असुविधा तो नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो आप मूल्यांकन करेंगे वो क्या होगा, मूल्यांकन। तो इस प्रकार से ये आपके सभी के सभी स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है। मैंने सभी के सभी पॉइंट्स इसमें आपको कवर कराए हैं, इनफैक्ट सभी टॉपिक आपको कवर कराए हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर हो, सभी के सभी वही टॉपिक है जो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए, अगर आप सभी नोट्स लेना चाहते हैं, जो भी मैं पीपीटी बनाती हूँ, इसमें शॉर्ट में आप लोगों के लिए नोट्स बनाती हूँ, बेस्ट कंटेंट क्रिएट करती हूँ, अगर आप सभी को ये लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। और तो और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आपको वीडियोज़ ईज़िली मिल सके। वहाँ पे नोट्स भी मैं कुछ अपलोड करती रहती हूँ, वो भी आप उन नोट्स का फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपकी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।